बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें एक अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज़ करना है और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मूव होना है, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें ऐसे क्या प्रोसेस अप्लाई करना होता है कि हम एक अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज़ करते हैं और फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मूव कर जाते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज़ फॉर्म की थी, जर्नल लेजर बनाया था और ट्रायल बैलेंस बनाया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये देखेंगे कि अगर उस पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज़ करें तो हमें क्या प्रोसेस अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये जो ट्रायल बैलेंस आप देख रहे हैं, ये वो ट्रायल बैलेंस है जो हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल में फॉर्म किया था और ये हमारे पास है एज एट 31 दिसंबर 2021, ठीक है। और मैं इसे कह रहा हूँ कि ये है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अभी ट्रायल बैलेंस सिर्फ क्लोजिंग से पहले का ये ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया है 31 दिसंबर पे, ठीक है। अच्छा, अब जब हम कहेंगे कि हमें ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज़ करके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मूव होना है, तो जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होगा वो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2022 से। और हम देखेंगे कि 1 जनवरी 2022 को हमारा ट्रायल बैलेंस वो कैसा होता है, और ये हम वो ट्रायल बैलेंस हमने फॉर्म करना है इस एग्जाम्पल में। और हम देखेंगे कि हमें क्या करना होगा कि हम उस अकाउंटिंग पीरियड में मूव हो जाएं, ठीक है। क्विकली इस ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं। बैंक बैलेंस है, फर्नीचर, प्रीपेड रेंट, इन्वेंट्रीज, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, कैपिटल, ड्राइंग्स। ये तो हो गए हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। फिर हमारे पास ये सेल्स, रेवेन्यू अकाउंट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक्सपेंस अकाउंट, रेंट एक्सपेंस, और ये कमीशन इनकम, ये हमारे पास इनकम अकाउंट हो गया। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं कहता हूँ कि हमें ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज़ करना है और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मूव होना है, तो मैं वापस आपको जनरल लेजर में लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें अकाउंट्स बैलेंस करके उसका बैलेंस जो है हमें कैरीड फॉरवर्ड करना होता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। जनरल लेजर में मूव करता हूँ मैं। ये जनरल लेजर हमने फॉर्म किया था उस वक्त अपनी लास्ट एग्जाम्पल में, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ कि हर अकाउंट के अंदर मैंने ये चीज़ ऐड की है कि यहाँ पे हमने इसको बैलेंसिंग प्रॉपरली करके दिखाई है कि इस अकाउंट को बैलेंस करा है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बैलेंस कैरीड डाउन का एक रो मैंने ऐड की है, और फिर उसमें किया क्या है मैंने कि डेबिट्स और क्रेडिट्स को जो है ऐड करके मैंने ये देखा है कि जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो मैंने देखा है कि वो क्या है। अगर वो डेबिट है तो उसको डेबिट साइड पे लिखा है, अगर वो क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखा है। इस तरह से लिखा है कि मेरा टोटल, दोनों साइड का टोटल, ये है ना 200,000 और ये क्रेडिट 200,000, ये दोनों सेम हो जाएं, ठीक है। और जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है वो इधर आ जाए मेरी, जो कि मैंने डेबिट्स क्रेडिट्स का डिफरेंस लिया है, ठीक है। और इसी को मैं कहता हूँ कि ये मेरा बैलेंस कैरीड डाउन है। इसको कुछ बुक्स में इसको कैरीड डाउन भी कहते हैं, कैरीड फॉरवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर ये मैं कर देता हूँ तो ये मेरा अकाउंट इस पीरियड के लिए क्लोज़ हो गया। और अब नेक्स्ट पीरियड में जब मैं ओपन करूँगा अकाउंट तो यहाँ पे यही क्रेडिट बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये टोटल्स क्लोज हो गए और यहाँ पे देखें आप, ये बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसी तरह से बैंक अकाउंट को अगर आप देख लें तो बैंक अकाउंट में मैंने जब सारी ट्रांजैक्शंस हमने पोस्ट कर दी थी तो हमने, ये हमारी पेमेंट्स क्रेडिट्स आ गए सारे बैंक अकाउंट में, ये हमारे डेबिट्स आ गए, ठीक है। तो इनका हमने टोटल किया और टोटल करके हमने देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 139,000 शुड बी द बैलेंस विच वी नीड टू कैरी डाउन एंड देन वी नीड टू कैरी इट फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस अगर प्रॉपरली इसको दिखाऊं, इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो सही ये होती है कि यहाँ जो जिस साइड पे डेफिशिएंसी है, जैसे क्रेडिट साइड पे डेफिशिएंसी थी यहाँ पे, तो मैंने जो भी
डिफरेंस आया डेबिट्स और क्रेडिट्स को नेट ऑफ करने के बाद, वो क्रेडिट आया और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और वो मैंने कहा कि ये बैलेंस कैरी डाउन है, और यहाँ पे मैंने सम टोटल कर दिया दोनों साइडों का, क्रेडिट टोटल्स कर दिए और फिर डेबिट टोटल्स कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये डेबिट बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वो बैलेंस जो मैंने कैरी डाउन करके, जो डेफिशिएंसी थी इस अकाउंट के अंदर, वो मैंने लिखा था सम टोटल को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है मेरे अकाउंट्स जो हैं क्लोज हो जाते हैं, और नेक्स्ट पीरियड में जो भी बैलेंसेस होते हैं, चाहे वो डेबिट हों क्रेडिट हों, वो कैरीड फॉरवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम उसको कहते हैं बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो ये इस तरीके से हम सारे अकाउंट्स जो हैं उसको क्लोज़ करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं, और फिर इससे हम ट्रायल बैलेंस फॉर्म करते हैं। अच्छा, ये तो अकाउंट्स हैं जो भी एसेट नेचर के, लायबिलिटी नेचर के और कैपिटल नेचर के जो अकाउंट्स हैं उनको हम इस तरीके से क्लोज़ करते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट्स हैं उनको क्लोज़ करने का एक दूसरा तरीका है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। देखें, ये है मेरा सेल्स अकाउंट यानी कि रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू अकाउंट्स जो क्लोज़ होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि इन रेवेन्यू अकाउंट्स का और सारे एक्सपेंस अकाउंट्स का जो भी रिज़ल्टिंग बैलेंस होता है वो एक नए अकाउंट में जाता है, इसे कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अब जैसे देखें यहाँ पे सेल्स अकाउंट था, सेल्स अकाउंट की हमारी एंट्रीज़ देख लें। पहले हमने सेल्स की थी क्रेडिट के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे 80,000 से सेल्स क्रेडिट हुई थी और इसका कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट जो है वो अकाउंट रिसीवेबल में था। फिर हमारे कुछ सेल्स रिटर्न हुआ था तो वो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया था। अब जो रिज़ल्टिंग सेल्स थी मेरी, जो मेरी पीरियड की एक्चुअल सेल्स थी, वो थी 77,000। बिल्कुल वैसे ही मैंने डेबिट्स और क्रेडिट्स को नेट किया और मैंने देखा कि जो बैलेंस बच रहा है वो क्या है, वो क्रेडिट बैलेंस था 77,000 क्योंकि सेल्स क्रेडिट थी, ठीक है। अब इस अकाउंट को बैलेंस करने, इस अकाउंट में मैंने एक एंट्री करी, एक एंट्री मैंने पास की, मैंने किया सेल्स के अकाउंट को डेबिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ मैंने बनाया हुआ भी है, नीचे एक, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये एंट्री आ रही है 77,000 की, क्या एंट्री हुई है, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया है, और जो सेल्स का अकाउंट है वो मेरा डेबिट हो गया 77,000 से। तो अब इस अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो हो गया है। यहाँ से कोई चीज़ भी अब ना तो कैरिड फॉरवर्ड, कैरिड डाउन नहीं हो सकती, कैरिड फॉरवर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि अब हमने इसको एक एंट्री करके इसको ज़ीरो कर दिया है, यानी कि दोनों डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब है कि डेबिट्स एंड क्रेडिट्स नेट ऑफ होके ज़ीरो हो गए हैं और ये अकाउंट हमारा क्लोज़ हो गया है, और इसका जो भी बैलेंस था वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, वो ट्रांसफ़र हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये तो हो गई सेल्स। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं देखूं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी मैंने, क्योंकि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट हो जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्वेंट्री जो हमारी थी, इन्वेंट्री से एंट्री आई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुई थी और इन्वेंट्री क्रेडिट हुई थी, और ये कुछ जो है सेल्स रिटर्न हुई थी तो उसकी हमने कॉस्ट रिवर्स की थी, और यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री डेबिट हो गई थी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो गई थी। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स जो मेरी थी वो थी 28,875। ये मैं आपको उस हमारे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में भी दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स 28,875, ठीक है, ये इसका बैलेंस है। अब मैं क्या करूँगा कि इस 28,875 से एक एंट्री करूँगा, और एंट्री मेरी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, because I have to close this cost of sales account, I have to
ज़ीरो आउट दिस कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो मैंने ये 28,000 से इसको क्रेडिट कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को, और डेबिट मैंने क्या किया, डेबिट मैंने किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। देखें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये, और यहाँ पे डेबिट नज़र आ रहा है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट कहाँ है, क्रेडिट है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, और जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट था वो जाके शिफ्ट हो गया, वो ट्रांसफ़र हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से मैंने जो बाकी रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट थे उनको भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट किया, ठीक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपने इस अकाउंटिंग पीरियड को, जिसको मैं क्लोज़ करने लगा हूँ, मैंने इस पीरियड का प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है, ठीक है। और इसी अकाउंट से हम किसी भी पीरियड का प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और वो किस तरह से करते हैं कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट्स के अकाउंट्स होते हैं सारे, उन सब को क्लोज़ करते हैं, उन सब के बैलेंसेस को यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। इसी तरह से आप देख लें, ये रेंट एक्सपेंस था, रेंट एक्सपेंस में भी मैंने एक एंट्री करी, और रेंट एक्सपेंस को मैंने जो है क्रेडिट किया। रेंट एक्सपेंस में मेरे पास डेबिट बैलेंस था, और मैंने एक एंट्री के थ्रू उस डेबिट बैलेंस को ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखें, ये यहाँ पे ये इसका क्रेडिट लैग आ रही है, और यहाँ पे उसकी डेबिट लैग आ रही है। ये डेबिट लैग आ गई 3000 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। इसी तरह से कमीशन इनकम, जो कमीशन इनकम थी, कमीशन इनकम ये नज़र आ रही है मुझे कि 5000 इसमें जो है क्रेडिट बैलेंस था। उस क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए मैंने एक एंट्री करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और एंट्री क्या करी, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने कमीशन इनकम जो है, कमीशन इनकम को डेबिट किया, और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया, और ये मेरे पास इसकी क्रेडिट लैग यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास सारे रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट जितने भी थे, उन सब का बैलेंस मैंने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूँगा, और मैं ये देखूँगा कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना है, ठीक है। अब इसमें किस तरह से बैलेंस करते हैं, वही तरीका कि सारे डेबिट्स का टोटल करें, सारे क्रेडिट्स का टोटल करें, दोनों को आपस में नेट ऑफ करें, और देखें रिजल्टिंग अमाउंट क्या है। तो मैंने यहाँ पे जब इन सबको टोटल किया, ये डेबिट्स से मेरे, ठीक है, 31,875 के मेरे डेबिट्स से, और मेरे क्रेडिट्स कितने हैं, मेरे क्रेडिट्स हैं 82,000 के। तो 82,000 ये मेरा टोटल आ गया दोनों साइड पे, ठीक है। और जो इसकी जो बैलेंसिंग अमाउंट बनी वो है 50,125। तो ये मेरे प्रॉफिट की फ़िगर है, और ये प्रॉफिट एंड, अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज़ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज़ होता है हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट में। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स कह लें या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस कह लें, ठीक है। ये एक अकाउंट होता है, मैंने आपको बताया था कि, अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन रिकॉल करता हूँ, और मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। और मैंने आपको उस वक्त बताया था कि इक्विटी एक ब्रॉडर टर्म है, इक्विटी के अंदर आपका कैपिटल आता है, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं ईयर ओवर ईयर, या लॉस आप इनकर करते हैं ईयर ओवर ईयर, वो भी यहीं पे आता है। और अगर कोई ड्राइंग्स आपने की हो बिज़नेस से, तो वो भी यहीं आती हैं। तो अब अगर मैं इक्विटी, सिर्फ इक्विटी पार्ट को एक्सपेंड करूं, तो मैं लिखूंगा कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट यहाँ पे आता है, ये होता है मेरा रिटेन्ड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। और इसी अकाउंट में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज़ किया है, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट था। अब एक एंट्री मैंने करी यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट विद 50,000 एंड इट
retained earnings या accumulated profit account is credited and this account will go and appear in the trial balance. ठीक है, अच्छा अब अगर मैं अपना ट्रायल बैलेंस फॉर्म करूं, जो मेरा क्लोजिंग के बाद का ट्रायल बैलेंस है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, तो वो कैसा होगा और उसमें क्या नज़र आएगा। जो क्लोज मैं कर लिए अपने अकाउंट्स, अब मैं जो ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा वो क्या होगा, वो कैसा होगा, तो उसको अगर आप देखें तो वो आपको नज़र आएगा यहाँ पे। ये मैंने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया है और इसमें अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट्स जो हैं वो ज़ीरो हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अकाउंट में आ गए हैं और ये मेरी फ़िगर है 50,125 जो कि प्रॉफिट की फ़िगर है। ठीक है, अब ये जो मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये क्लोजिंग करने के बाद जो ट्रायल बैलेंस है, या इसको आप ये कह लें जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग ट्रायल बैलेंस है, वो ये है। अच्छा, इसमें जो आप चीज़ नोट करेंगे कि एसेट अकाउंट्स और लायबिलिटी अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये देखें आप, बैंक बैलेंस मेरा उस वक्त भी क्लोजिंग से पहले भी मेरा यही था, वो अब भी मेरा यही है 139,000। फर्नीचर का बैलेंस वो भी वही है। प्रीपेड रेंट, इन्वेंट्रीज, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, ये सब सेम है। फ़र्क कहाँ पे आया? कैपिटल अकाउंट भी सेम है, ड्राइंग्स भी सेम है। फ़र्क कहाँ पे आया? फ़र्क ये है कि मेरा जो रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट्स हैं वो सारे क्लोज़ होकर मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अकाउंट में चले गए हैं और ये पार्ट बन गया है मेरा इक्विटी का। ठीक है, इक्विटी क्या होती है? इक्विटी मैंने आपको बताया था कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो ये जो पोर्शन है ये इसी तरह से अब ईयर ओवर ईयर ये चलता रहेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट पीरियड में? नेक्स्ट पीरियड में आप कोई नई सेल करेंगे तो वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स उसकी यहाँ पे आएगी, कोई रेंट एक्सपेंस, कोई और एक्सपेंसेस, कोई कमीशन इनकम, वो सारे यहाँ पे आएंगे। और फिर इस पीरियड के एंड पे भी वो इसी तरह से क्लोज़ होगा जैसे ये क्लोज़ हुआ है और उनका भी प्रॉफिट या लॉस जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है अकाउंट्स को क्लोज़ करने का। और यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में मूव कैसे हुआ जाता है और अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा क्या किया जाता है कि हम एक पीरियड को क्लोज़ करके दूसरे पीरियड में मूव हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग करके रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट्स को क्लोज़ किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका प्रॉफिट डिटरमिन किया जाता है। प्रॉफिट डिटरमिन करने के बाद उस प्रॉफिट को शिफ्ट किया जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स या एक्यूमुलेटेड लॉस के अकाउंट में। ठीक है, तो जो मैंने पहले बताया था कि अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे, तो ये थोड़ा और हमने इस पे बात की है आज, और ये हमारे पास जो इक्विटी पोर्शन है ये मज़ीद क्लैरिफाई हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि इसमें कोई जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अब। और इसमें अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस हों तो आप काइंडली वीडियो पे कमेंट करें और मुझे बताएं कि अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट्स जो हैं वो एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।